नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, विद्या भारती द्वारा संचालित जो पाचन तंत्र की कक्षा चल रही थी, उस कक्षा के अंदर अपन आगे उसी कक्षा को कंटिन्यू कर रहे हैं। हम मानव के अंदर जो दांत है उनके बारे में अध्ययन कर रहे थे कि जो मनुष्य है या जितने भी प्रकार के स्तनधारी होते हैं, स्तनधारी, उन स्तनधारियों के अंदर चार प्रकार के दांत है वो पाए जाते हैं। ये पीछे वाली कक्षा में हम पढ़ चुके हैं। पहला था कृतंक, जिनको इंसाइजर कहते हैं। दूसरा रदनक है, जिनको केनाइन कहते हैं। तीसरा है अग्रच्वर्णक, जिनको पोलीमर कहते हैं। और चौथा होता है च्वर्णक, जिनको मोलर्स दांत है ये कहा जाता है। कृतंक है, इनकी प्रत्येक जबड़े के अंदर 4-4 संख्या होती है। रदनक होते हैं, इनकी प्रत्येक जबड़े में 2-2 संख्या होती है। अग्रच्वर्णक होते हैं, प्रत्येक जबड़े में 4-4, और च्वर्णक होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में 6-6 है वो होते हैं। एवं जो मनुष्य है उसके अंदर हमने अध्ययन किया था कि वह द्विबार दंती होता है, अर्थात उसके जीवन काल में 2 बार है वो दांत आते हैं। एक है वो प्रथम बार जो दांत निकलते हैं, जिनको दंत का प्रथम सेट कहा जाता है, वो अस्थायी प्रकृति के दांत होते हैं, जिनको दूध के दांत कहते हैं। और उनकी संख्या, जो दूध के दांत है, दूध के दांत जिनकी संख्या है वो 20 होती है। और जो स्थायी दांत है जिनकी संख्या होती है वो 32 होती है। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, और वयस्क मनुष्य है उसके अंदर 32 दांत है ये पाए जाते हैं। अब ये दांत जो है वो स्तनियों में किस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं, किस प्रकार से विन्यासित होते हैं, जिसको दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र के स्तनधारियों में दंत का व्यवस्था क्रम या विन्यास ही दंत सूत्र कहलाता है। किसी भी जीवधारी के अंदर, चाहे मनुष्य का लिखना हो, चाहे अपन को किसी भी अन्य स्तनधारी का दंत सूत्र अगर लिखा जाता है, तो दंत सूत्र के अंदर जो एक फॉर्मूला काम आता है, इसके अंदर दंत सूत्र, जिसके अंदर लिखा जाता है कि ऊपरी जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या बटे निचले जबड़े के अर्धांश में दांतों की संख्या, और इनको क्या किया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से किसी का भी दंत सूत्र है वो लिख करके दर्शाया जा सकता है। जो दंत सूत्र है वो मनुष्य के अंदर जब दंत सूत्र लिखा जाता है तो छोटे बच्चे के अंदर और एक वयस्क मनुष्य के अंदर दंत सूत्र है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है कि अपन मानव के लिए दंत सूत्र क्या है कि 4 प्रकार के दांत है, कृतंक, रदनक, अग्रच्वर्णक और च्वर्णक। और जो दंत सूत्र लिखा जाता है कि भाई एक जबड़ा है और एक नीचे वाला, एक ऊपर वाले जो जबड़े होते हैं उनके अंदर जो व्यवस्थित दांत होते हैं उनका हमेशा अर्धांश यानी आधे जबड़े का दंत सूत्र है वो लिखा जाता है।
आधे जबड़े में जितने दांत होंगे उतने ही दूसरे आधे जबड़े के अंदर दांत होते हैं। तो उसके अनुसार सबसे पहले कृतंक है, जिनको किसके द्वारा, आई के द्वारा। एक जबड़े के अंदर कितने दांत होते हैं, 4, दोनों जबड़ों में 4-4 दांत होते हैं, तो आधे जबड़े के अंदर 2-2 दांत आएंगे, तो 2/2। इसी प्रकार से जो रदनक है, प्रत्येक जबड़े में उनकी संख्या 2-2 होती है, तो एक जबड़े के अंदर जो केनाइन प्रकृति के दांत है उनकी प्रत्येक जबड़े में संख्या है वो 1-1 होती है। इसी प्रकार से जो अग्रचौर्णक पॉलीमर दांत है, जो प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं, तो आधे आधे जबड़े में जो पॉलीमर दांत है इनकी संख्या 2-2 होती है। और जो चौर्णक होते हैं वो प्रत्येक जबड़े के अंदर 6-6 दांत होते हैं, तो आधे आधे जबड़े के अंदर उनकी जो दांतों की जो संख्या होगी वो 3-3 होगी। तो इस प्रकार से इनको एक संक्षिप्त में, यानी इस प्रकार से इनको लिख करके क्या किया जाता है, 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है, यानी ऊपर वाले जबड़े को भी और नीचे वाले जबड़े को भी। इसको संक्षिप्त में अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि 2123/2123 मल्टीप्लाई 2। यानी ये क्या करना है कि इसके ऊपर वाले और नीचे वाले, देखो ऊपर वाले के अंदर कि भाई 2 और 1 3, 3 2 5 और 3 8, 8 × 2 कुल 16। इसी प्रकार से नीचे वाले के अंदर 2 और 1 3, 3 2 5, 5 और 3 8, 8 × 2 16, और टोटल दांत कितने हो जाएंगे, 32। तो इस प्रकार से एक वयस्क मनुष्य के लिए दंत सूत्र क्या होता है कि 2123/2123 मल्टीप्लाई 2 होता है। तो इस प्रकार से अपन दंत सूत्र लिख सकते हैं। एक छोटे बच्चे के लिए दंत सूत्र है वो किस प्रकार से लिखा जाता है कि जो चौर्णक प्रकृति के दांत होते हैं, मोलर प्रकृति के दांत होते हैं, उसके अंदर जो तीसरा जो मोलर दांत होता है जिसको अक्कल दाढ़ कहते हैं, ये अक्कल दाढ़ जो होती है ये लगभग 30 वर्ष की जो आयु है के बाद निकलती है। और कोई निकले ये भी कोई जरूरी नहीं है, ये एक प्रकार का अवशेषीय अंग भी होता है। इसलिए वयस्क मनुष्य के अंदर इनकी जो संख्या होती है, ये अक्कल दाढ़ है, ये होना कोई जरूरी नहीं है। इसलिए मोलर दांत होते हैं वो 2 भी हो सकते हैं। इसलिए मुख में जो दांतों की संख्या होती है वो 28 से 30 तक होती है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं, उन छोटे बच्चों के अंदर एक तो जो अग्रचौर्णक, यानी बच्चों में अग्रचौर्णक है वो दांत है वो नहीं पाए जाते हैं। और इसका ही तीसरा जो मोलर प्रकृति का दांत होता है, तीसरा दांत है वो एक दांत है वो भी नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए दंत सूत्र है वो क्या हो सकता है, एक छोटे बच्चे के लिए दंत सूत्र है वो किस प्रकार से लिखा जा सकता है। छोटे बच्चे के लिए दंत सूत्र क्या होता है कि इसके अंदर भी इंसाइजर जो दांत होते हैं वो छोटे बच्चे में भी पाए जाते हैं, प्रत्येक जबड़े में 4-4 होते हैं। तो दंत सूत्र लिखा जाता है वो प्रत्येक जबड़े के अर्धांश के अनुसार लिखा जाता है, तो प्रत्येक में कितने आएंगे, 2-2 आते हैं। इसी प्रकार से केनाइन प्रकृति के जो दांत होते हैं वो प्रत्येक जबड़े में 2-2 होते हैं, तो 1-1 आएंगे। प्रीमोलर जो दांत होते हैं वो छोटे बच्चों के अंदर प्रीमोलर प्रकृति के दांत है वो अब्सेंट होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, तो इनके दांतों की संख्या 0-0 होती है। और जो मोलर प्रकृति के दांत होते हैं उनमें जो तीसरा मोलर दांत होता है वो कितने 30 वर्ष की आयु के बाद में निकलता है, इसलिए इसमें भी इनकी दांतों की संख्या है 2/2 होती है। तो इनका जो दंत सूत्र है सॉरी किस प्रकार से लिखा जाता है संक्षिप्त में, 2102/2102 मल्टीप्लाई 2, यानी इसके ऊपर वाले और नीचे वाले जबड़ों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो 2 और 1 3, 3 2 5, 5 × 2 10, और 2 1 3, 3 2 5, 5 × 2 10। तो ऊपर वाले जबड़े में भी 10, नीचे वाले जबड़े में भी 10। तो जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें जो दूध के दांतों की संख्या होती है वो 20 होती है।
तो इस प्रकार से छोटे बच्चे और वयस्क हैं उनके लिए दंत सूत्र है वो लिखा जाता है। अब इसके बाद में आती है दांत की संरचना, कि दांत की संरचना है वो किस प्रकार से होती है। आपके सामने है वो एक दांत की संरचना का एक डायग्राम है वो बनाया हुआ है। अगर अपन दांत की संरचना का अध्ययन करना चाहते हैं तो जो प्रत्येक जो दांत है कि जो प्रत्येक दंत होता है उसके 3 भाग होते हैं। प्रत्येक दंत होता है उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है जिसको कहते हैं शिखर या क्राउन, दूसरा भाग होता है उसकी ग्रीवा या नेक, और तीसरा भाग होता है उसका मूल या रूट। इन 3 भागों से मिलकर के एक दांत है उसकी संरचना का निर्माण होता है। जो सबसे 3 प्रकार के भाग है शिखर, ग्रीवा और मूल। जो मूल भाग होता है वो जो जबड़ों की जो अस्थि होती है, सबसे निचला वाला भाग होता है दांतों का, जो अस्थि होती है उसके जो गर्त होते हैं उसके अंदर जो धसा हुआ भाग होता है, यानी यहाँ तक ये जो पार्ट इस चित्र के अंदर आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहाँ से लेकर के ये वाला भाग है, ये सारा किसका भाग होता है? जबड़े का भाग होता है, जो कि मुख्य रूप से अस्थि से मिलकर के बना होता है। और इसके बीच में क्या पाए जाते हैं? गर्त पाए जाते हैं। और उन गर्तों के अंदर जिस दांत का जो भाग धसा हुआ रहता है उस भाग को मूल या रूट कहते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूड़ों से बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, मसूड़ों से बाहर की ओर निकला हुआ जो भाग होता है, इस भाग को शिखर या क्राउन कहा जाता है। और जो भाग मसूड़ों के अंदर व्यवस्थित होता है, ये इतना भाग होता है मसूड़ों के अंदर, उस भाग को ग्रीवा कहते हैं। तो इस प्रकार से एक दांत होते हैं, उसके 3 भाग पाए जाते हैं, शिखर, ग्रीवा और मूल। इस दांत का जो आधारीय भाग होता है, उस आधारीय भाग के अंदर एक छिद्र पाया जाता है। उस छिद्र को, यानी यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है, इस छिद्र को शीर्ष छिद्र कहते हैं। शीर्ष या मूल रंध्र या छिद्र कहा जाता है। और इस भाग के द्वारा क्या होती है? दांत के अंदर विभिन्न प्रकार की तंत्रिकाएं व रुधिर वाहिनियां दांत में प्रविष्ट होती है, जो दांत को विभिन्न प्रकार के संकेत देने का और जो रुधिर है उसके द्वारा दांत को पोषण प्रदान करने का कार्य है वो किया जाता है। यानी जिस भाग से इसके द्वारा, यानी इन तंत्रिका और रुधिर वाहिनियों के द्वारा दांत के अंदर सहवन की क्रिया की जाती है। इस दांत के अंदर एक केंद्रीय भाग या केंद्रीय गुहा होती है। ये जो भाग होता है, इस भाग को केंद्रीय गुहा या मज्जा गुहा या पल्प केविटी कहा जाता है, जिसके अंदर पल्प नामक एक पदार्थ है वो भरा रहता है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की रुधिर वाहिनियां, तंत्रिका और विशेष प्रकार की दंत कोशिकाएं उपस्थित होती है। यानी इस जो ये लाल रंग का भाग इस दांत की संरचना के अंदर दिखाई दे रहा है, इसी भाग को क्या कहते हैं? केंद्रीय गुहा या मज्जा गुहा या पल्प केविटी कहा जाता है, जिसके अंदर पल्प भरा रहता है, जिसके अंदर रुधिर वाहिनियां, तंत्रिकाएं और विशेष प्रकार की दंत कोशिकाएं हैं वो भरी रहती है, दंत कोशिकाएं वो उपस्थित होती है। और इसके अंदर जो उपस्थित दंत कोशिकाएं होती है, इन दंत कोशिकाओं के द्वारा एक स्त्राव उत्पन्न किया जाता है। उस स्त्राव को क्या कहते हैं? डेंटिन कहते हैं। ये भी एक प्रकार के अस्थि के जैसा एक कोमल प्रकृति का पदार्थ होता है, जिसके द्वारा है वो दांत का निर्माण होता है। और इन दंत कोशिकाओं की सक्रियता, ये जो दंत कोशिकाएं होती है इनकी सक्रियता के कारण क्या होते हैं? दांत का जो आकार होता है वो धीरे धीरे है वो बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और एक निश्चित आयु आती है, उस निश्चित आयु के बाद में है वो दांत के आकार में वृद्धि होना है वो रुक जाती है, यानी उसका विकास अब अवरुद्ध हो जाएगा, वृद्धि होना है वो बंद हो जाता है।
ये जो डेंटिन भाग है, इस भाग के ऊपर, जो डेंटिन भाग है उसके ऊपर दांत का जो शिखर भाग बाहर की ओर निकला हुआ रहता है, जिसके ऊपर एक पदार्थ की परत चढ़ी रहती है जिसको इनेमल या दंतवलक कहते हैं। इनेमल या दंतवलक कहते हैं, जो कि किसके द्वारा, कैल्शियम फास्फेट से मिलकर के बनी होती है। और ये कैल्शियम फास्फेट होता है वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। इसकी जो इनेमल है उसकी प्रकृति होती है कि वो हमारे शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। और इसकी विशेषता ऐसी भी होती है कि ये अग्नि सह प्रकृति का होता है, अग्नि अवरोधक प्रकृति का होता है। अर्थात इसको अगर पानी के अंदर या आग में जलाया जाता है, पानी में गलाया जाता है तो पानी में गलता नहीं है और आग में जलाने पर जलता नहीं है। इतनी कठोर प्रकृति की परत है जिसको कहते हैं इनेमल या दंतवलक की परत है, वो पाई जाती है, जो कि किसके ऊपर, जो शिखर भाग होता है उसके ऊपर पाई जाती है। और इसकी अत्यधिक कठोरता होने के कारण ही अपन जो भोजन ग्रहण कर रहे हैं उस भोजन के अंदर अत्यधिक कठोर प्रकृति के जो पदार्थ होते हैं, इसी के कारण हम उनको आसानी से छोटे छोटे कणों में तोड़ने या पीसने या काटने का कार्य है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसका जो मूल भाग होता है, इस मूल भाग के अंदर इसके जो किनारे होते हैं, इस किनारों के ऊपर भी अत्यधिक कठोर प्रकृति का एक आवरण चढ़ा रहता है जिसको क्या कहते हैं, सिरमेंट कहते हैं, जो कि अस्थि के समान अत्यधिक कठोर प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर जो मुख गुहा होती है, इस मुख गुहा के अंदर क्या पाए जाते हैं, दंत जैसी संरचना है वो पाई जाती है। अब इसके बाद में जो तीसरा इसके अंदर भाग आता है मुख गुहा के अंदर, जो क्या आता है, लार ग्रंथियां आती है। लार ग्रंथियां, जो मनुष्य है उसके अंदर लार ग्रंथियों की संख्या जो होती है वो 3 होती है। यानी जो मनुष्य है उसके अंदर जो लार ग्रंथियां पाई जाती है वो संख्या में 3 होती है। और उन लार ग्रंथियों को 3 प्रकार की जो लार ग्रंथियां हैं, जिसमें से पहली लार ग्रंथि आती है जिसको कहते हैं कर्ण पूर्व लार ग्रंथि। जो पहली लार ग्रंथि है जिसका नाम क्या है, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, जो हमारा कान होता है उसके ठीक पहले, कान से ठीक पहले, और जो हमारे गाल होते हैं उन गाल के अंदर उपस्थित होती है। दूसरी जो लार ग्रंथि आती है जिसको कहते हैं अधोजंब लार ग्रंथि। दूसरी जो लार ग्रंथि है जिसको क्या कहा जाता है, अधोजंब। अधो का अर्थ होता है नीचे, जो अधो है जिसका अर्थ होता है नीचे, और जंब का अर्थ होता है जबड़ा। तो यानी इस प्रकार की जो लार ग्रंथि है वो नीचे वाले जबड़े में, और इसके साथ साथ जो हमारे जीभ का जो स्वतंत्र भाग होता है उसके ठीक नीचे की ओर है ये स्थित होती है। और तीसरी जो लार ग्रंथि पाई जाती है जिसको कहते हैं अधोजीवा लार ग्रंथि। अधोजीवा लार ग्रंथि है कि जो हमारे मुख के अंदर जो जीवा है वो क्या पाई जाती है, मुख गुहा के अंदर जो अधर भाग है, उस अधर भाग में जो पृष्ठ यानी पीछे की ओर पार्श्व जो भाग होता है, जहाँ पर एक भाग के ऊपर वो जुड़ी रहती है जिसको कहते हैं फ्रेनुअल लिंगुअल भाग कहा जाता है, उस भाग के ऊपर क्या पाई जाती है, ये अधोजीवा लार ग्रंथि है वो पाई जाती है। इन लार ग्रंथियों के द्वारा किसका स्त्रवण किया जाता है, लार का स्त्रवण किया जाता है। लार ग्रंथियां होती है जिनके द्वारा लार का स्त्रवण किया, लार का स्त्रवण किया जाता है। और इस लार के अंदर क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के पदार्थ है। इसके अंदर अधिकांश भाग होता है वो इसका जल होता है। इसके अंदर एक पाचक एंजाइम है, वो यानी मुख के अंदर जो लार ग्रंथियां होती है उसके अंदर एक पाचक एंजाइम है जिसको कहते हैं टाइलिन। टाइलिन या इसको अल्फा एमिलेज या इसको एक और भी नाम से जानते हैं लार एमाइलेज नामक एंजाइम है वो पाया जाता है, जो भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उस कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता करने का कार्य है वो इसकी सहायता से किया जाता है। पाचन के भाग अपन जब पाचन की क्रिया विधि पढ़ेंगे तब इसके बारे में पाचन किस प्रकार से होता है वो बताएंगे आपको। इसके साथ साथ इसके अंदर एक पदार्थ और पाया जाता है जिसका नाम होता है लाइसोजाइम।
ये जो लाइसोजाइम होता है ये एक ऐसा पदार्थ होता है जो क्या करता है, जो भोजन है हम ग्रहण कर रहे हैं उसके साथ में अगर कई प्रकार के सूक्ष्म जीव वगैरह आदि आ जाते हैं तो उन सूक्ष्म जीव या जीवाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको ये नष्ट करने का कार्य है वो करता है। तो इस प्रकार से जो मुख गुहा है उस मुख गुहा के अंदर अपने जो मुख था, जो दो ओष्ठों से घिरी हुई एक संरचना होती है, जो ओष्ठ होते हैं ऊपर वाला और नीचे वाला जो ओष्ठ होता है उनके द्वारा घिरी हुई एक संरचना जिस छिद्र के द्वारा बाहर की ओर खुलती है जिसको मुख कहते हैं। और मुख जिस और भीतर की ओर जिस भाग पर खुलता है जिसको मुख गुहिका कहते हैं, इसके द्वार के ऊपर क्या पाई जाती है, जो प्रकार के जबड़े होते हैं, एक अचल और एक चल प्रकृति का जबड़ा। ऊपर वाला होता है वो अचल होता है और नीचे वाला चल होता है। और उन जबड़ों के अंदर क्या स्थित होते हैं, दांत स्थित होते हैं, जो कि विषम दंती प्रकृति के दांत है वो पाए जाते हैं, यानी भिन्न भिन्न आकार के दांत है वो पाए जाते हैं। दांतों के कार्य होते हैं जो भोजन को पीसने, तोड़ने, चीरने, फाड़ने आदि का कार्य है वो किया जाता है। इसके अलावा एक पेशीय संरचना है जिसको जीवा कहते हैं, जिसके ऊपर उभार पाए जाते हैं जिनको पेपिला कहते हैं, जो कि स्वाद कलिकाओं की भांति कार्य करते हैं, जिसके द्वारा हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद की अनुभूति है वो होती है। और इसके साथ साथ इसके अंदर तीसरा भाग पाई जाती है जो लार ग्रंथियां हैं वो पाई जाती है, जिनकी संख्या 3 होती है, कर्ण पूर्व लार ग्रंथि, अधोजंब और अधोजीवा, जिनके द्वारा लार का स्त्रवण किया जाता है, जिसके अंदर एक पाचक एंजाइम भी होता है, जिसमें जल भी होता है और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। तो इस प्रकार से मुख गुहा है उसके अंदर किस किस प्रकार की संरचना होती है, कौन कौन से भाग होते हैं, जिनके बारे में हमने अध्ययन किया है। अब इसके आगे वाले जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन इसके आगे के भाग के अंदर की जो ग्रसनी है, ग्रसिका है और आमाशय है, इनकी संरचना कैसी होती है, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इनकी क्या क्या विशेषता होती है, इनका अपन इसके आगे वाली कक्षा में इसका अध्ययन करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।